रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गर्दान वही है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी मैदान जो सज रहा है, जाहिर है वो इंतखाबात के हवाले से है, जो कि 8 फरवरी सन 2024 को उसका इनेकाद होना है। लेकिन जो बार बार बात सामने आ रही है सियासी जमातों की जानिब से वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा जो है वो बहरहाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो कहना चाहिए कि जब रिजल्ट्स आते हैं या जब फैसले हो जाते हैं तो उसके बाद पता चलना चाहिए कि भाई ये जीता और ये हारा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ फैसले कर लिए गए हैं, अज्यूम कर लिया गया है कि मुस्लिम लीग नवाज ही जो है वो अगली हुकूमत बनाने जा रही है। अगर वो अगली हुकूमत बनाने जा रही है तो उसकी इत्तेहादी कौन कौन सी जमातें होंगी, सीट एडजस्टमेंट्स के नाम पर बड़ा एक दूसरे से मेल मुलाकातें हो रही हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे कि तीरंदाजी जारी थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, लेकिन आज मरियम बीबी ने ये जवाब देकर कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसे कहते हैं और किससे मांग रहे हो, जिसने जिलावतनी जेली है, फिर उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने काफी सारी एक लंबी फहरिस्त बनाई है। इसी तरह बिलावल साहब क्लेम कर रहे हैं कि भाई जब आप पहली बार वजीर आजम बने आपने कुछ नहीं किया, दूसरी बार बने तो भी कुछ नहीं किया, अब तीसरी बार बनने के बाद भी कुछ ना कर सके और अब चौथी बार में क्या गारंटी है कि आप कुछ कर जाएंगे। इस सब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो घेरा तंग होता जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो भी फैसला है वो ज़ाहिर सामने आ जाएगा। लेकिन बल्ले का जो निशान है वो पार्टी लेना चाहती है, लेकिन क्या वो खतरे में है या नहीं। और फिर इंटर पार्टी इलेक्शन की पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी हिस्ट्री रही है। कभी इन इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से हमने इस तरह से बातचीत नहीं सुनी है जैसे कि आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुन रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में जरा अहाता कर लेते हैं कि सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की क्या तारीख है, एक तो जरा इस पर बात कर लेते हैं। और फिर इस वक्त खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस गर्दाब का शिकार है, इससे निकलने का क्या रास्ता है, बल्ले का निशान उनके पास रह सकेगा या नहीं रह सकेगा, और फिर बाकी सारी ईमानदार जमातों की जो जोड़ तोड़ जारी है इसमें क्या हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन करे जा रहे हैं मसूद रजा, एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम भी तज्जिया भी जाहिर है उनका अहमियत का हामिल है, तज्जियाकार है, मेरे साथ वाइस स्काइप मौजूद है। मसूद थैंक यू वेरी मच, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेटर ऑन मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं नजीर लगारी, सीनियर तज्जियाकार है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, और अकबर एस बाबर, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन का पूरा एक पंडोरा है वो उन्होंने खोल रखा है, तो अब देखना ये है कि ये किस जगह पर जाकर ठहरता है। मसूद, गुफ्तगू का आगाज आपसे किए लेते हैं। सबसे पहले तो सर ज़ाहिर है आपने भी पाकिस्तान की तारीख और सियासी तारीख भी देख रखी है, जरा ये फरमाइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं बाकी सारी मानदा जमातों में भी होते हैं और कमोबेश यही होता है कि कोई ज़ाहिर है किसी के बिला मुकाबला सभी जीत जाते हैं। तो ये जो इस दफ़ा ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आपको लगता है कि ये किसी दुश्मनी में नहीं हो रही है बल्कि एक लार्जर फेथ में की जा रही है? बहुत शुक्रिया सना। देखिए, तारीख तो बताने के लिए नज़ीर लगारी साहब की मौजूदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो वो बताएंगे। मगर इस वक्त सरे 10 जो मामलात नजर आ रहे, आप इस वक्त दीगर सियासी जमातों की जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं उनको देख लीजिए। ये कोई पुरानी बात नहीं है, अभी इसी साल 2 साल के दरमियान सारे इलेक्शंस हुए हैं। पीपल्स पार्टी में तो ये रिवायत ही मौजूद नहीं है कि वोट डाला जाए, वहां तो कंसेंसस से हो जाते हैं फैसले, और वोट डालने की रिवायत नहीं है। और जो कंसेंसस है वो भी डेवलप होता है लीडरशिप के सामने, और लीडरशिप के सामने आपको पता है कि किसकी मजाल है जो वो लीडरशिप की सोच से हटकर कोई बात करे। तो इस तरह के इलेक्शन पीपल्स पार्टी में होते हैं। दूसरी बड़ी जमात या इस वक्त की पहली बड़ी जमात आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून में जो इलेक्शंस हुए बिला मुकाबला ही सब लोग मुंतखब हुए, बराए नाम से इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन नहीं होते हमारी सियासी जमातों में। और जहां तक तहरीक इंसाफ का मामला है तो तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर अताब है, और तहरीक इंसाफ के मुतालिक साफ ये नजर आ रहा है कि उसकी क़यादत पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं। वो एक मुकदमे में बरी होते नहीं है कि दूसरा मुकदमा उनके ऊपर तैयार होता है, उनके लिए दूसरी गिरफ्तारी तैयार होती है। इसी तरह दीगर लीडरशिप को आप देख लीजिए, चाहे वो परवेज इलाही साहब हो, चाहे वो दीगर लीडरशिप हो, ऊपर से लेकर नीचे तक वर्कर तक लोगों पर ATC के मुकदमे कायम हैं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए जमीन तंग है, तो उनके लिए जमीन तंग है, हवाएं उनके हक में नहीं है। इस वक्त की वो नापसंदीदा जमात है, उनकी कबूलियत नहीं है, और इस वक्त की जो कबूलियत है
किंग्स पार्टी वो साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून है और उसके साथ दीगर सियासी जमातें जो है उनको हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो इलेक्शन में जाने की इजाजत है और उसी तरह के नताइज की तवक्को की जा रही है। अच्छा मसूद, मैं आती हूँ इसी तरफ क्योंकि नजीर लगारी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। आई थिंक उनके इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है, तो हम वाया स्काइप नहीं लेकिन वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनको वेलकम कर लेते हैं। नजीर लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लगारी साहब, अभी मसूद साहब मुझे यही कह रहे थे कि लगारी साहब के होते हुए हम पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है और उसकी सियासी जमातों की जो इंटर पार्टी के इलेक्शंस की तारीख है उस पर क्या बात करें। तो सर जरा आप ये फरमा दें कि ये जो रिवायत है और जो रिवायती सियासी जमातें हैं जिनके सामने ज़ाहिर जो चेयरमैन है वो ऐसा लगता है अजल से चेयरमैन था, वो अब तक चेयरमैन ही रहेगा और उसके सामने कोई दूसरा आ नहीं सकता, तो ये तो सारी पार्टीज की रिवायत है। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ चेंज आया कि उन्होंने अपना चेयरमैन हटा के बिल्कुल बाहर के एक बंदे को चेयरमैन लगा दिया और उसके बावजूद इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के तनाजुर में काफी सवालात हैं। आप समझते हैं कि इनको दीवार से आखिरी मतलब ये आखिरी झटका और पूरी तरह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से आउट ही हो जाएगी? तो ये है कि तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती ये है कि अपने दौरे इक़्तिदार में इसने सबको दीवार से लगाए रखा, फिर अपने आप को खुद दीवार से लगा लिया और सबके लिए दरवाजे बंद करके बैठ गए और इन्होंने समझा कि हम पारसा अजीम हैं और हम सारी दुनिया गुनाहगार है, इसलिए सब गुनाहगारों के मामले में हम पारसा लोग जो हैं वो किसी के साथ ना अच्छा बात कर सकते हैं ना किसी के साथ। हमने एक चीज सीखी है, अच्छा। मैं देखता हूँ बड़े बड़े हमारे दोस्त जो हैं सब गालम गलोच में माहिर हैं और उनका ये ख्याल है कि ये चीज ही उनके लिए मकबूलियत का बायस बन रही है और उन्होंने अपने लिए खुद ही दरवाजे बंद किए हैं सारा कुछ। आपको किसी ने मना किया था कि मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनने जा रहे थे, आप ये 16 महीने अपोजिशन में गुजारते तो आपके पास तो कमाल ही होता, कोई चीज करने की जरूरत नहीं थी। वो नहीं किया उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे, इन ब्लॉक रिजाइन कर दिया और कहा कि जी हम गए हैं, हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो 2 सूबों में बड़े सूबों में हुकूमत थी वो हुकूमत तोड़ दी इन्होंने, ठीक हो गया। असल में क्या कर रहे थे कि सिस्टम को, जो भी सिस्टम है पाकिस्तान में मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिस्टम के अंदर बहुत सी खराबियां नजर आती हैं, उस सिस्टम को उन्होंने कहा कि हम इसको दीवार से लगा देते, तो अब खुद लगे हुए हैं दीवार से। तो ये सारी सूरत हाल तो इनकी अपनी पैदा अच्छा की ओके, अगर नजीर लगाई साहब आपके आर्ग्यूमेंट के साथ, आपका आर्ग्यूमेंट ये कि इन्होंने खुद ही अपने ऊपर सारे कुल्हाड़े और कुल्हाड़ियां मारी हैं, किसी ने इनको दीवार से नहीं लगाया, रोजे अव्वल से यही खुद अपने लिए दरवाजे बंद कर रहे थे। तो मसूद साहब अब बाकी जो नजीर लगारी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं उसके तनाजुर में वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर सिस्टम में तो बहुत सारी खराबियां हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है रिवायती तौर पर ही सारी सियासी जमातों में होते हैं, उसका कभी हमने कोई चेंज देखा नहीं है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ जाते हैं ना, अब इलेक्शन हो रहे हैं, 8 फरवरी को हो रहे हैं। अब इस इलेक्शन में डिमांड ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और ये किसी एक सियासी जमात की नहीं है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमारे सामने है, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर रही है, बाकी सारी जमातें, यहाँ अगर कराची की सतह पर हम बात करें तो महाजिर कौम मूवमेंट के सरबराह से भी पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया, वो ये कह रहे हैं, दीगर और सियासी जमातों का यही तकाजा है। तो फिर आपको लगता है कि ये इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो गया है क्या? देखिए इलेक्शन की तारीख हमारे यहाँ जो है वो इसी तरह की है कि नजर आ जाता है कि क्या होने जा रहा है। 2002 से अब तक की सारे इलेक्शन मैंने देखे हैं और ऐसे ही सूरत हाल रही है। नजीर लगारी साहब से बड़ी माजरत के साथ ये जो गुफ्तगू होती है ना कि उन्होंने खुद भी दीवार से लग गए और सिस्टम को भी दीवार से लगा दिया और सब कुछ तलपट कर दिया, तो वो जो रिजीम चेंज थी क्या वो सब कुछ ऑर्गेनिक था? अगर कोई ये मानता है कि वो ऑर्गेनिक था और वो जबरदस्ती नहीं थी, तो उसके बाद होने वाले जो इक़दाम थे वो फिर हम समझ सकते हैं कि जी वो भी अनऑर्गेनिक थे, वो भी तस्लीम कर लेने चाहिए थे, वो भी जबरदस्ती के नतीजे में नहीं थे, एक जिद थी, हठधर्मी थी। मगर ऐसा नहीं है ना कि वो जो रजीम चेंज थी, इमरान खान की हुकूमत का जाना, वो भी एक साजिश उसके पीछे मौजूद थी। तो मसूद एक मिनट रुके ना, अगर साजिश थी, एक मिनट रुकिएगा ना मसूद साहब, अगर साजिश थी ठीक है, उस वक्त जिस भी हालात में इमरान खान साहब बहरहाल जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उस वक्त पावरफुल पोजीशन पे थे, वो कर देते, सारे लोगों को सामने बताते कि भाई इन लोगों ने ये सब किया है। उन्होंने तो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर आकर कन्फेस करना शुरू किया, वो भी अपने दिफा में, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब उनका जाना जो है वो ठहर चुका है। क्या किया उन्होंने कहा कि जी नए इलेक्शन कराए जाएं और नए इलेक्शन कराने के लिए उनकी ऑपोजिशन जमातें जो थी उन्होंने कहा जी आप इस्तीफे दे दीजिए
हम भी इस इलेक्शन खुद ब खुद हो जाएंगे। कौन सी ऐसी जमात थी? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, हर जमात ने यही कहा और फिर बाकायदा उन्होंने मीडिया पर आकर ये गारंटीज दी कि आप करें और हम कराते हैं। उन्होंने इस्तीफे दे दिए। इन्होंने इस्तीफे दिए तो फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि जी हमने तो बर्फ खेला था और आप हमारे धोखे में आ गए, हम तो नहीं कराते इलेक्शन। अब जिस तरह से असेंबलियां टूटी थी वो आईनी तरीका था, वो गैर आईनी तरीका नहीं था। इलेक्शन ना कराना गैर आईनी था। हाँ। अदालती फैसले थे वो गैर आईनी था। तो जब दूसरी तरफ भी तो देखेंगे क्या होता चला जा रहा था। तो ये दूसरी पहली बात। अच्छा, अब दूसरा जो आपका सवाल, जी जी हाँ, मैं नज़ीर लकारी साहब, ये जो बात मसूद कह रहे हैं, आई थिंक ये बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं ना, यही सारा मैप लेकर बैठे हैं कि उस वक्त के हालात और तनाजुर में एक ब्लफ खेला गया और वो शायद चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो समझ ही ना सके और वो उसमें आ भी गए। बड़े मासूम बच्चे थे, इसलिए उनको नहीं समझ आया। आसिफ अली जरदारी जैसे घाक सियासतदान के सामने वाकई समझना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त इलेक्शन के सिनेरियो में पीटीआई जैसी जमात को हटा देना या उनका इलेक्शन में हिस्सा ना लेना या उनका इंतखाबी निशान उनसे छीन लेना, ये एक फेयर फील्ड आप उनको देंगे क्या? मैं कतई ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना था कि ये रिजीम चेंज का मसूद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मुझे इस पर एतराज है। अच्छा, यानी वो रिजीम चेंज किसी का मंसूबा था, होगा। अमेरिका हटाना चाहता था, होगा। आपके लोग मिले हुए थे, होगा। लेकिन तरीकाकार क्या था? वो टोटल आइन के मुताबिक था ना। हाँ जी। भाई तहरीक-ए-जमात पेश की गई और वो टेबल हुई, उसके बारे में देर नहीं दे रहे थे, वक्त नहीं दे रहे थे। मुकर्रर मुद्दत के अंदर इन्होंने टाइम नहीं दिया। उस दिन का जो होनी थी, जिस तरह से उस पूरे के पूरे आइनी प्रोसीजर में लिखा हुआ था, उस वक्त तक वो नहीं लाए। उन्होंने कहा जी हम इस्लामी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कुछ भी हो रहा है, कयामत आ गई, लेकिन आप उनको आइन के अंदर जो लिखा हो उसको मुताबिक जाना है, नहीं गए। फिर क्या हुआ? जब वो वोटिंग का वक्त आया तो वोटिंग के वक्त पर इन्होंने क्या कर किया? इन्होंने क्या किया कि एक वजीर उठकर खड़े हो गए और उन्होंने आर्टिकल 5 पढ़ना शुरू कर दिया। आर्टिकल 5 यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत थी? कौन सा आइन एब्रोगेट हुआ था? किस बात के लिए आप बताना चाह रहे थे कि आर्टिकल 5 इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आइन का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए? और फिर जो डिप्टी स्पीकर ने किया, सूरी साहब ने, उनने कहा कि जनाब मैं जो आपने कहा है उसको मान रहा हूँ और मैं ये तहरीक-ए-जमात मुस्तरद करता हूँ। जी जी। आर्टिकल 6 लगाया और पूरी असेंबली को गैर वो कर दिया, नकारा कर दिया। ये पूरे प्रोसेस को रोक दिया और अपना नाम नहीं लिया। आखिर में नाम लिया असम कैसर का। ये क्या तमाशा था? इस तमाशे ने मुल्क को बहरान का शिकार किया है। ये तमाशा जो 3 अप्रैल को खेला गया, उसके अंदर एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसके अंदर जो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसमें आइन को तोड़ा गया और तारीख पर कर्ज है ये। जब भी मौका मिलेगा, तारीख को जब भी हालात सामने आएंगे इनके ऊपर जो, और फिर उससे थोड़ी देर के बाद खान आ गए टीवी पर, उन्होंने कहा कि मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ। ठीक हो गया नज़ीर लकारी साहब, आइन का आर्टिकल 6 लगेगा। मैं आती हूँ नज़ीर लकारी साहब, इस नुक्ते पर भी आती हूँ। मसूद रजा से भी इसी पर बात करेंगे और जरा आगे भी बढ़ेंगे कि ये जो अकबर एस बाबर साहब हैं, जो ये दरखास्त उन्होंने लगाई है, इससे ये क्या रिसीव करना चाहते हैं, जरा इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो फिर शायद ये नुक्ता भी अहम है कि हमारे यहाँ विजन प्रोग्राम्स के हवाले से भी अगर मैं बात करूँ, जो किए जा रहे हैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, उसमें ऐसा लगता है कि खींचातानी है। कुछ लोग तो ऐसे शहर में मुब्तला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि वो उससे निकलने को तैयार नहीं है, और कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि वो बिल्कुल जियाले और मतवाले बने हुए हैं। तो जो एक फेयर एनालिसिस है उसकी भी कोई मिसिंग है मेरा ख्याल है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मसूद रजा, नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तज्जिया कर रहे हैं इस वक्त तक की जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है उस पर। मसूद साहब, सबसे पहले ज़रा आप फरमाइएगा कि आपके नज़दीक इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, क्या उनके पास जो बयानियाँ है वो सेलिंग है? क्या वो लोगों को बता पा रहे हैं कि इलेक्शन में वो इस तरह से आएंगे और इलेक्शन में आने के बाद उनके ये टारगेट्स हैं अचीवमेंट्स के बाद इलेक्शन की? क्या इसी तरह आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी अपना कोई बयानिया है, या फिर ये सब एक मिक्स प्लेट है, जिनको पता है कि नून लीग ने आना है और बाकी सारे लोगों ने इसको सपोर्ट करना है?
एक नेशनल गवर्नमेंट के लिए? जी देखिए, ये 16 महीने की हुकूमत के बाद इनकी किसी के पास भी कोई बयानियां मौजूद नहीं है। आपने ब्रेक से पहले बात की कि लोग जमातों के सैर में मुब्तला हैं। सर सिर्फ ऐसा नहीं है। देखिए, जिस वक्त इमरान खान साहब 2018 में इलेक्ट होकर आए तो उसके बाद वो भी हमारी तनकीद की जद पर थे। उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो तनकीद की जद थे। जब नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का बयानिया इख्तियार किया तो वो हमारी तारीफ के मुस्तहिक थे, क्योंकि हम पैट्रियट, आइन पर अमल करने वाले और आइन पर अमल होता देखने वाले हैं। हम जमहूरियत के चाहने वाले हैं। तो अगर सिविलियन बालादस्ती की कोई बात करता है, आइन की बात करता है, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। जब हम ये देखते हैं, रजीम चेंज पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन हो सकता है, किसने साजिश की, कहां साजिश की, दसियों बातें हो सकती हैं, लेकिन इससे तो इनकार देंगे कि सिंध हाउस भी खुला, वहां पर लोग जमा भी हुए, तब्दीली बाप के जरिए हुई, एमकेएम के जरिए हुई और एक ऑर्गेनिक तब्दीली नहीं थी। तो हम तो हमेशा ये कहते आए कि वोट के जरिए तब्दीली होनी चाहिए। और जब भी लेकिन मसूद, इसके आर्ग्यूमेंट में देखिए, तो इसके आर्ग्यूमेंट में लोग कहते हैं कि 2018 में जो तब्दीली का नारा लेकर जमात आई थी वो कौन सी ऑर्गेनिक थी? उसके पीछे भी तो वही मुहर्रिकात और वही हालात थे जो कि बाकी सारी सियासी जमातों के पीछे के आर्ग्यूमेंट आता है। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं इस पर, तो वो कहते हैं वो भी तो वैसे ही आए थे भाई। आप 80 से शुरू हो जाए, आप उससे भी पहले से शुरू हो जाए। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। कहीं तो रुकना होगा ना, कहीं तो रुकना होगा। चले, नहीं रुकते, इस बात को यहां रोकते हैं। आपने बयानिए की बात की। देखिए, बयानिया अगर होता कायदे मोहतरम के पास, मेरे महबूब कायद के पास, तो लाहौर के उस जलसे के बाद कई ऐसे जलसे हो चुके होते। मेरे महबूब कायद इस वक्त मीडिया को फेस नहीं कर रहे, बराह रास्त एक आजाद मीडिया के सामने नहीं आ रहे, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे। वो जहां पर भी जा रहे हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहकर, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो किसी और शहर में हो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सहाफियों को आने की इजाजत नहीं है, वर्कर्स को आने की इजाजत नहीं है। मैं आती हूँ मसूद, अच्छा पॉइंट दिया आपने मुझे, अच्छा पॉइंट दिया नजीर लगारी साहब। देखिए, ये तासुर, एक बात और कह दूं, जी सना, वो ये कि अगर मेरे महबूब कायद की इतनी ही मकबूलियत है तो चौधरी शुजात के पास 2-2.5 सीटें वो भी बामुश्किल मौजूद है, उनके पास जाने की जरूरत क्यों है? एमकेएम के पास, बाप के पास, इन तमाम जमातों के पास अभी तो आप देखते जाइए। देखें, आईपीपी से जो मुलाकात हुई है वो आप भूल गए शायद, इन सारी जमातों का नाम लेते हुए वो भी एक मुलाकात हुई है। नजीर लगारी साहब, ये जो तासुर है ना कि नून लीग ही जमात बनाएगी और इलेक्शन से पहले जो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जाहिर करना पड़ेगा कि सिलेक्शन लगता है हो गई है, ये कितना बड़ा डेंट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर और इलेक्शन की पूरी उस एक्सरसाइज पर जिस पर हमारी जेबों से टैक्स का पैसा जा रहा है और उससे इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, अगर सिलेक्शन ही होनी है तो फिर इस प्रोसेस का क्या करना? फिर एक तो जो मसूद ने जो बातें की हैं, एक तो मैं उनसे एग्री करता हूं। ओके। और दूसरी बात ये है कि ये जो महबूब कायद जिन्हें इन्होंने कहा है, हाँ जी, तो महबूब कायद की आमद के मौके पर तो ये लग रहा था, और उन्होंने उससे पहले ही कह दिया था कि वो तशरीफ ला रहे हैं और सीधा वो इलेक्शन जीत रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इलेक्शन जीतने का ऐलान वहीं से कर दिया था। और जो उनके साथ हमनवा थे और फैमिली पर्सन थे, सब कह रहे थे कि चौथी बार। अब उस चौथी बार के लिए आप आगे तो बढ़े ना, फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अच्छा, यानी जिस तारीख को आप तशरीफ लाए थे, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 21 नवंबर, हाँ जी, अब दिसंबर की 10 तारीख आ गई। हुजूर, आपकी रुनमाई नहीं हो रही है, आप जलवा अफरोज नहीं हो रहे हैं, हाँ जी, नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। और आप गए कोयटा में, नजर आए थे, वो कुछ कमरे में बैठ के लोगों से मुलाकातें और डील्स हो रही है ना, अभी वो वाला सीन, वो सब हो रहा था। हाँ जी। मसला ये है कि क्या इन्हें अब अंदाजा हुआ है जो कुछ 2018 में हुआ तारीख का सहतरीन बाप था, ठीक हो गया। और जो कुछ वो सबक है, अब अल्लाह करे कि ना हो। मुझे ये गुमान होने लगा है कि 2024 में शायद ऐसा वैसा ना हो सके। अब ये नहीं होगा, तासुर मौजूद है कि ये लाडले हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि जनाब लाडला प्लस के तौर पर आए हैं, ठीक हो गया। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को एक मैं गुजारिश कर लूं जी,
अब इस्टेब्लिशमेंट को गालिबन ये ख्याल हो रहा है हाँ। कि इस हद तक आगे जाने से सिस्टम नहीं चल पाएगा, इसलिए वो मेरे ख्याल में बैकआउट कर रहे हैं और वो इस तरह से नहीं मैदान छोड़ा जाएगा। और टाइम विल डिसाइड लगारी साहब। आई थिंक वक्त बहुत कम है, मुझे माजरत दीजिएगा। ख्वाहिश यही होती है कि आप लोगों से ज़रा तवील गुफ्तगू रहे, लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम इस पर बात जरूर करेंगे। मसूद रजा, नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बताया और तज्जिया दिया अपना कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अकबर एस बाबर की जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की सियासत है या इनका कुछ और ही मकसद है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा था कि ज़रा बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर साहब से बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के हुए हैं उसमें जो उन्होंने जितने ज़ाहिर उन समेत बाकी मेरा ख्याल है 11 अफराद हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दायर की हैं। तो अभी बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि दोबारा इंतखाबी अमल यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शायद डेट ना दे जाए, लेकिन इस सब पूरी एक्सरसाइज का बैकग्राउंड क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे उनके जो नकाद हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्लांटेड शख्सियत हैं, ये आते हैं और इसी तरह से कोई ना कोई दरखास्त लगा देते हैं। अकबर एस बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो अकबर एस बाबर साहब, शायद बुनियादी सवाल ही ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप बानी रुकन तो हैं, लेकिन अब आपकी पार्टी में उस तरह से मकबूलियत भी नहीं है, कबूलियत भी नहीं है, फिर आपको इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में क्या इशू आ रहा है? क्यों आप इसके ज़ाहिर है इसके खिलाफ दरखास्तें लगा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पार्टी की मकबूलियत का ताल्लुक़ है या सियासत की मकबूलियत का ताल्लुक़ है, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब 2002 इलेक्शन के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पे बहुत श्रिंक हो गई थी और एक काफ लीग बन गई थी और उस वक्त जो हमारी अक्सरियत जो थी, जो भी पार्टी में वो थे, वो सब लोग छोड़ के चले गए। हाँ। तो उस वक्त पार्टी के जो चेयरमैन है इमरान खान को मैं ही तकरीबन रोज़ाना उनको उनके घर से लेके जाता था दफ्तर, यहाँ इस्लामाबाद में 66 बाज़ार रोड पे था। तो इमरान हमेशा मुझे कहते थे कि अकबर, मेरी पूरी जमात जो है तेरी गाड़ी में आ जाती है। और फिर हम दफ्तर में बैठे होते थे तो मेरी वो ये कॉमन फ्रेज था कि मेरी पूरी जमात जो है ना इस कमरे में या और मेरी गाड़ी में, तो अक्सर कहते हैं। अच्छा, अब इतनी थोड़ी छोटी सी पार्टी रह गई थी तो मुझे तो छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हम पॉपुलर जमात तो नहीं थे, हमें तो टांगा पार्टी का लेबल दिया जाता था। ठीक है। आप जो लोग नहीं जानते, ये तो बड़ी हकीकत है, अपने घर के लोग नहीं कहते थे, वो कहते थे ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ये जमात कभी पॉपुलर नहीं हो सकती। हाँ जी। तो मुझे तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन एक नजरिया था, एक कमिटमेंट थी, एक कन्विक्शन थी कि एक दिन आएगा कि अगर हम सच्चे हैं तो लोग हमारी तरफ आएंगे, और जब लोग आएंगे तो हम लोगों को अपने रोल मॉडल बन के दिखाएंगे। हम वो तमाम असूल अपनाएंगे जो हम डिमांड करते हैं कि जी ये जो रिवायती सियासी जमातें हैं, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, हम उनके खिलाफ होते थे। हम कहते थे कि जी हम नई सियासत लेके आएंगे, जो मगरबी जमहूरियत में जो राइज हैं, जिसकी वजह से वहाँ के मसाइल हल होते हैं, वहाँ पे नई लीडरशिप आती है, वहाँ पे कॉम्पिटेंस आती है, वहाँ पे अच्छा। तो मेरा जो सियासी फ़लसफ़ा था वो पहले दिन से यही था, और हम सब ने ये जमात बनाई इस वास्ते थी। कितनी अलमिया की बात है कि आज पार्टी जिन वकीलों के हाथ में चली गई है, वो कहते हैं जी कि इस किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीपल्स पार्टी में भी होते हैं, नून लीग में होते हैं। क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल मॉडल ये जमातें बन गई हैं? दूसरी बात, देखिए, मैंने दिसंबर 2012 में भी मैं इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेंट मेरी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, जब पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उस वक्त हुए थे पहले, उसमें भी धांधली हुई थी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, उसकी भी मैंने निशानदेही की थी। उसके बाद 2014 में मैंने फंडिंग के हवाले से केस किया, 8 साल मैंने उसमें तमाम इल्ज़ामात भुगते। कभी 2016 में पनामा है, कहते थे पनामा का ब्लो बैक है, 3.5 साल ये लोग हुकूमत में थे,
और इक़्तिदार में कहते थे हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे हैं। हमारी जो सारी, फिर बाद में कहा हमारी हुकूमत वो चलाते थे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, इन्होंने बना के दिया। हमारा बजट ये लोग पास करते थे, मैं उनके सबके ज़ेर अताब था। उस वक्त मुझे ये कहते थे ये ईजी लोड है। जितने ईजी लोड मुझे कहते थे वो सारे के सारे आज डाउनलोड होकर चले गए। देखिए ये इल्ज़ामात की जो सियासत है और ये जो एक तसादुम की सियासत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नहज तक ले आई है। ये सोचने का मकाम है बजाय इसके कि आप अकबर इस बाबर को डीमोनाइज करें। मैंने एक एक बात जो कही है सच्ची साबित हुई है। मेरा जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है कि मैंने जो इल्जामात लगाए थे 8 साल बाद 200 पेशियां की माफी, लेकिन फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है वो भी हमारे सामने। लेकिन अब जो हालात है ना, देखिए कुछ चीजों में टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं, और सियासत में भी टाइम की ही इंपॉर्टेंस होती है। इस वक्त ज़ाहिर इंतखाबी अमल की जानिब हम बढ़ रहे हैं। 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख है। इधर इलेक्शन कमीशन के अंदर आपने जो दरखास्तें लगाई, जो गुज़िश्ता रोज समातें हुई हैं, उससे तो ये लग रहा था, जो ज़ाहिर है वहां पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान में से एक से जो गुफ्तगू हुई आपके वकील की, उससे ऐसा तासुर मिला है कि दोबारा इंतखाबी अमल तो नहीं होगा। इसके बाद आप क्या देखते हैं, लुक फॉरवर्ड स्टेप क्या है? ज़ाहिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाएंगे, फिर वहां पर भी एक लिंगर ऑन प्रोसीजर होगा, विच मीन्स कि आपका ये पूरा प्रोसेस जो है ये सिर्फ एक एक्सरसाइज ही रह जाएगा, इसमें से निकलेगा कुछ नहीं शायद। देखिए थोड़ा सा इसको आप पस मंज़र में देखिए और हक़ाइक़ की रोशनी में देखिए कि सबसे पहले ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के साथ ये आज नहीं हुआ। इसकी टाइमिंग जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, और ये पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करता और तमाम कानूनी जो तकाजे थे पूरा करता, ताकि आज का दिन उन्हें ना देखना पड़ता। अब जब 23 नवंबर का जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम ये आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, आप 20 दिन के अंदर एक शफाफ इलेक्शन कराएं और 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं, वरना ये कानून हम लागू करेंगे और उस कानून के नतीजे में आप जो इंतखाबी निशान से भी अच्छा। तो आप ऑन द वर्ज, तो आप आ चुके थे। अब हमने जो दरमियान में कोशिश की, हमने अपनी इस्तदा में 3 लिखे। हमने कहा जी एक तो ये कि टोटल फ्रॉड हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम किसी फ्रॉड का हिस्सा नहीं बन सकते, ये इलेक्शन हुए ही नहीं। पहले पीटीआई ने जो 2013 में इलेक्शन कराया उसमें 1 साल लगा, ये 2 घंटे के अंदर इलेक्शन हो गए, तो आप अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, दूसरी बात हमने ये की कि आप इनको एक और मौका दें ताकि एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटर्स के नीचे इलेक्शन कराएं। उसके लिए हमने आईनी जो क्लॉजेस को कोट किया कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत वास्ट इख्तियारात है। तीसरी हमने बात की बड़ी अहम, हमने कहा इस इंट्रा पार्टी कवानीन के तहत तमाम सियासी बड़ी जमातों को इस कटहरे में लाएं और इस प्रोसेस से गुजारें। ओके, फेयर इनफ। अकबर बाबर साहब, क्योंकि वक्त की बड़ी कथन है, मैं बिल्कुल एक बहुत शॉर्ट आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। देखें आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आई एडमायर कि ठीक है सारी सियासी जमातों के लिए भी एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, लेकिन विच आई आस्क कि आपको इससे क्या हासिल होना है? क्योंकि बाकी सारे जो दरख्वास्त गुजार हैं शायद वो इतना एक्टिवली उसको परसू भी नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा एक्टिवली परसू कर रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाइप आउट करवाना चाहते हैं, उनसे ये इंतखाबी निशान भी छीन लेना चाहते हैं? आपका इसके पीछे क्या मतलब कहते हैं एजेंडा क्या है? इस तरह से पूछ लेते हैं इसको। आप मेरी अगर बात को थोड़ा सा वो रखें मलूज़ हाल, तो आप मैंने अभी यही कहा कि अगर फर्ज किया कि हम ये दरख्वास्त ना डालते, ठीक है, आप ये एज्यूम करें हम ये ना डालते, हाँ, तो क्या आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन इस नाटक को तस्लीम कर लेता? उसके नतीजे में तो ऑटोमेटिकली वो कानून लागू करता और जो होना था वो हो जाएगा। हमने तो एक कोशिश की है, हमारा मकसद पीटीआई को और इसके इंतखाबी निशान को, बाय द वे ये इंतखाबी निशान इसमें मेरी बड़ी वो शामिल है। जब मैंने अगस्त 2002 में हमारा पहला इंतखाबी निशान चिराग था, मैं लेके गया था कागजात जो कि रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि भाई हमें बल्ला दिया जाए, कि हमने कहा हम उसकी ब्रांडिंग आसान करेंगे, तो मुझे तो ये ज़्यादा अजीज़ है। फ़र्ज़ किया मैं ना जाता, हाँ, तो
तो इस क्या आपके ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था वो क्या मुख्तलिफ होता? वो पूछते वही बुनियादी सवाल कि क्या आपने कानून को फॉलो किया है, क्या आपने वोटर लिस्टें बनाई हैं, क्या आपने कोई रूल्स रेगुलेशन थे, क्या उसमें कोई कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन हुई? अगर ये तमाम मामला हुए ही नहीं है तो फिर क्या नतीजा निकला? ज़्यादा इससे ख़तरनाक नतीजा निकलता। तो देखिए मेरी इंटेंशन, और फिर मेरी सबसे बड़ी इंटेंशन ये है कि तमाम सियासी जमातों को इस प्रोसेस से गुजारें, तभी वो इदारा बनेंगी, वरना ये इलेक्शन जो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। सारे जो लोग हैं वो इस प्रोसेस को अपनाएं। अकबर एस बाबर साहब, वक्त की बहुत कमी थी, वरना हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं आपके साथ, लेकिन लेटरली इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।